नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिज़िक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं। और आज जो अपने यूनिट शुरू कर रहे हैं, ये यूनिट आपकी चौथी यूनिट है, ठीक है, फोर्थ यूनिट है। और यूनिट का नाम है ऊष्मागतिक संबंध, ठीक है। आपकी जो यूनिट है, यूनिट का नाम है ऊष्मागतिक संबंध और ये आप लोगों की चौथी यूनिट है। देखिए, इस यूनिट के बारे में आपको कुछ एक बातें बताता हूँ। इस यूनिट के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मैक्सवेल की समीकरणें जो है उन्हें व्युत्पन्न किया गया है। मैक्सवेल की समीकरणों को यहाँ दो बार व्युत्पन्न किया गया है। इसमें एक बार तो सीधा इसे ऊष्मागतिक चरों की सहायता से व्युत्पन्न किया गया है, ऊष्मागतिक फलनों को काम में लिया गया है। और दूसरी बार जब इसे व्युत्पन्न किया गया है तो वो इसे गणितीय रूप में काम में लेते हुए, गणितीय समीकरणों को काम में लेते हुए इसे व्युत्पन्न किया गया है। उसके अलावा जो मैक्सवेल की समीकरणें हैं, इनके अनुप्रयोग आएंगे और फिर आपकी रुद्धोष्म विचुंबकन आएगा और उसी के साथ आपकी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो पीछे वाली यूनिट की तुलना में ये आधी से भी कम यूनिट आप मान सकते हो। जो लास्ट अपनी यूनिट पढ़ी है उससे आधी से भी छोटी जो है ये यूनिट आपकी है। बुक के बारे में एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने ऊष्मागतिकी संबंध और ये जो यूनिटें अपने पढ़ रहे हैं, जिस बुक से अपने पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है अणुगति सिद्धांत। ऊष्मागतिकी एवं अणुगति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत एवं ऊष्मागतिकी। देखना एक बार आप इसे, ये बुक का नाम है, ठीक है। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि बुक कौन सी पढ़ रहे हैं अपने, तो बुक जिस बुक से आप पढ़ रहे हो इसे, उस बुक का नाम है अणुगति सिद्धांत एवं ऊष्मागतिकी। और ख़ास बात इस बुक की ये है कि इस बुक का कंप्लीट नाम जो है, इसमें अणुगति और ऊष्मागतिकी दोनों एक साथ है, ठीक है। सांख्यिकी इसमें नहीं है, ध्वनिकी इनमें नहीं है, तरंगे इनमें नहीं है, ठीक है। इस बुक के अंदर न तो सांख्यिकी है, ना ही तरंगे, ना ही ध्वनिकी है। सिर्फ बुक का नाम क्या है, अणुगति सिद्धांत एवं ऊष्मागतिकी। यूनिट बुक के अंदर चैप्टर टोटल जो है वो आपके 7 दिए गए हैं, ठीक है। जब बुक आप देखो तो उसमें देख लेना कि आपकी जो ये बुक है इसमें कंप्लीट 7 चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ 7 चैप्टर इस बुक में आपको मिलेंगे। शुरुआत के जो चैप्टर है वो अणुगति सिद्धांत के दिए गए हैं और उसके बाद में जो आपके चैप्टर दिए गए हैं वो ऊष्मागतिकी के दिए गए हैं। 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर और 7वां चैप्टर। 5वां चैप्टर आपकी ऊष्मागतिकी इसमें दिया है, छठा ऊष्मागतिकी संबंध है और 7वां जो है वो कृष्णिका विकिरण के नाम से आपके दिया गया है। और यहाँ अणुगति सिद्धांत के शुरुआत के 4 चैप्टर हैं, जिसमें गैसों का द्रवण शामिल है, जिसके अंदर अणुगति सिद्धांत के चैप्टर शामिल है और जिसमें अपने हाइड्रोजन हीलियम के द्रवीकरण वगैरह जो है उसमें आपको दिए हुए मिल जाएंगे। वास्तविक गैसों के द्रवण नाम से उसमें एक चैप्टर आपको मिल जाएगा। अणुगति सिद्धांत आपको इन्हीं में मिलेगा। देखिए, इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम द्रव्य का अणुगति सिद्धांत, दूसरे का गैसों में अभिगम परिघटनाएं, तीसरे का आणविक गैसों का मैक्सवेल वितरण और चौथा वास्तविक गैस से द्रवण। ये शुरुआत के 4 चैप्टर के नाम है। तो इस बुक के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि कंप्लीट बुक के अंदर 7 चैप्टर है। बुक का नाम अणुगति सिद्धांत एवं ऊष्मागतिकी है। आपको अणुगति सिद्धांत के साथ में तरंगे ध्वनिकी मिल सकती है, ऊष्मागतिकी के साथ में सांख्यिकी वगैरह भी मिल सकती है। मैं वहाँ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसमें अणुगति सिद्धांत और ऊष्मागतिकी दोनों एक साथ दिए गए। टोटल 7 चैप्टर इस बुक में है, ठीक है। और अब अपने चौथी जो यूनिट है उसकी बात कर रहे हैं। चौथी यूनिट आपकी ऊष्मागतिकी संबंध है। ऊष्मागतिकी संबंध के अंदर देखिए अपने कुछ एक बातें कर लेते हैं। देखिए, जो लास्ट यूनिट के अंदर आप लोगों ने ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम पढ़ा है, नेनर समीकरण पढ़िए, उसमें कथन के रूप में सारी बातें दी गई है और कथन के रूप में आप लोगों को उन सभी को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अपने ऊष्मागतिकी संबंध। इसके अंदर सबसे पहला जो आपके टॉपिक आता है वो आता है ऊष्मागतिक चर। सबसे पहला टॉपिक आता है ऊष्मागतिक चर, ठीक है। देखिए, जब अपने
तीसरी यूनिट शुरू की थी ऊष्मागतिकी, तो अपने कुछ बेसिक बातें वहाँ पर की थी कि ऊष्मागतिकी क्या होती है और निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है, ऊष्मागतिकी चर क्या होते हैं। तो ऊष्मागतिकी चर के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो कि अपने किसी निकाय की अवस्था को व्यक्त करने के लिए कुछ चरों को काम में लेते हैं। ऊष्मागतिक अवस्था को व्यक्त करने के लिए कुछ चरों को काम में लेते हैं, जिन्हें अपने क्या कहते हैं, ऊष्मागतिक चर कहते हैं। अब इन चरों को अपनी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मात्रात्मक चर, कौन से, मात्रात्मक चर, और एक है मात्रा स्वतंत्र चर। ठीक है, एक तो मात्रात्मक चर है और एक है मात्रा स्वतंत्र चर। जो मात्रात्मक आपके चर आते हैं उन मात्रात्मक चरों को तो कहा जाता है विस्तारी चर, मात्रात्मक चरों को कहा जाता है विस्तारी चर, और जो मात्रा स्वतंत्र चर है इनको कहा जाता है अविस्तारी या अविस्तारात्मक चर। जो मात्रा स्वतंत्र आपके चर है उनको क्या कहा जाता है, मात्रा स्वतंत्र चरों को कहा जाता है अविस्तारी चर, और जो मात्रात्मक चर है उन मात्रात्मक चरों को कहा जाता है विस्तारी चर। ठीक है, जो मात्रात्मक चर है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है विस्तारी, और जो आपके मात्रा स्वतंत्र चर है उन्हें कहा जाता है अविस्तारी। आप लोग पहले इसे भी लिख सकते थे मात्रा स्वतंत्र को, और बाद में इसे भी लिख सकते हो। तो अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि आपके पास में कोई एक निकाय है। ठीक है, आपके पास में क्या है, कोई एक निकाय है, और निकाय में क्या किया गया है, कोई पदार्थ भरा गया है। अब अगर अपने उस पदार्थ के n भाग कर दें, जैसे ये कोई एक निकाय है और निकाय में क्या रखा गया है, निकाय में पदार्थ को रखा गया है, और इस पदार्थ के अगर अपने क्या कर दें, n भाग कर दें, कितने भाग कर दें, n भाग कर दें, तो अब यहाँ पर दो अवस्थाएं हो सकती है। एक तो क्या होगा कि इसके प्रत्येक भाग के अंदर जो चर आपके पास में है उनके मान क्या हो, अलग हो, और एक ये हो सकता है कि प्रत्येक भाग के अंदर जो चर आपके पास में है उन सब के मान क्या हो, समान हो। जैसे चर कौन से, एक तो p, एक v, एक t, एक u मान सकते हो, s आप लोग मान सकते हो। ये आपके पास में कुछ चर है। ठीक है, p व्यक्त करता है दाब को, ये व्यक्त करता है आयतन को, ये व्यक्त करता है ताप को, ये व्यक्त करता है आंतरिक ऊर्जा को, आंतरिक ऊर्जा को, और ये व्यक्त करता है एंट्रोपी को। ठीक है, तो आपके पास में दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी, ये चर आपके पास में है। तो अब इसके अंदर ये दो चर जो है, एक तो ताप और एक दाब, ताप और दाब, ये कैसे चर है, ये चर आपके पास में मात्रा स्वतंत्र चर आप लोग इन्हें बोल सकते हो। जो ताप और दाब है इन्हें आप लोग क्या बोल सकते हो, इन्हें आप लोग बोल सकते हो मात्रा स्वतंत्र चर। ठीक है, जो दाब और ताप आपके हैं इन्हें आप लोग क्या बोल सकते हो, मात्रा स्वतंत्र चर, और इन्हीं को बोला जाता है अविस्तारात्मक चर। इन्हीं को क्या बोला जाता है, अविस्तारात्मक चर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो दाब और एक ताप, इनको अपने क्या कहते हैं, इनको अपने कहते हैं मात्रा स्वतंत्र चर, या अपने इन्हें कहा जाता है अविस्तारी चर। और जो पीछे आपके बच जाते हैं, कौन कौन से बच गए, v बच गया, u बच गया, s बच गया, इनको कहा जाता है मात्रात्मक चर, या इन्हीं को कहा जाता है विस्तारी या विस्तारात्मक चर कह सकते हो। क्या कहा जाता है, विस्तारी या विस्तारात्मक चर। फिर से समझना, सीधा सीधा आप लोग ये समझो, जैसे आपके पास में कोई ये निकाय है, ठीक है, और निकाय के आपने क्या कर दिए, छोटे छोटे भाग कर दिए। तो अगर आप लोग निकाय के भाग अलग कर देते हो तो आपको पता है कि निकाय के भाग अलग करने पर ये छोटे छोटे इसके अगर भाग बन गए तो आंतरिक ऊर्जा में क्या आ जाएगा, इनके फर्क आ जाएगा। आंतरिक ऊर्जा क्या आएगी, इनकी अलग आएगी। यानी आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही थी, मात्रा पर निर्भर कर रही थी, तो कैसा चर है, मात्रात्मक चर है। आयतन किस पर निर्भर करता है, आयतन निर्भर करता है मात्रा पर कि किसकी कितनी मात्रा है, तो आयतन कैसा चर है, आयतन जो है वो मात्रात्मक चर है। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था,
जितनी ज़्यादा अव्यवस्था उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। अगर आप लोग मात्रा बदल देते हो तो एंट्रोपी का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये भी कैसा चर है, मात्रात्मक या विस्तारी चर है। पर जो दाब और ताप है, दाब और ताप है, इनके मान क्या रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं। अगर आप लोग इसके n भाग कर देते हो तो प्रत्येक भाग के अंदर जो ताप है और जो दाब है दोनों के मान क्या रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं। ताप और दाब जो है दोनों जो है हमेशा क्या रहते हैं, समान रहते हैं। इसलिए ताप और दाब को क्या कहा जाता है, ताप और दाब को कहा जाता है मात्रा स्वतंत्र चर या अविस्तारी चर, मात्रा स्वतंत्र चर या अविस्तारी चर। और जो आपके पास में आयतन, आंतरिक ऊर्जा और जो एंट्रोपी है उसे कहा जाता है मात्रात्मक चर या विस्तारी चर। ठीक है, तो ये अपनी बातें हैं ऊष्मागतिक चरों की। अब देखिए आगे, अब अपने इसमें आता है ऊष्मागतिक फलन या ऊष्मागतिक विभव और अपने इनके संबंध आपस में ज्ञात करेंगे। तो अपना नया टॉपिक है ऊष्मागतिक विभव या ऊष्मागतिक फलन। ऊष्मागतिक विभव या ऊष्मागतिक फलन तथा इनके ऊष्मागतिक चरों से संबंध, तथा इनके ऊष्मागतिक चरों से संबंध। ठीक है, अपने बात करने वाले हैं ऊष्मागतिक विभव की, या जो ऊष्मागतिक विभव है उन्हीं को कहा जाता है ऊष्मागतिक फलन। ठीक है, और इन फलनों के अपने को क्या करने हैं, जो ऊष्मागतिक चर आपके पास में P, V, T, S, इन सब के साथ में आपको क्या करना है, संबंध व्युत्पन्न करना है। तो अगर आपके पास में कोई एक निकाय है तो निकाय को अपने कुछ चरों के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वो चर कौन कौन से आपके पास में होते हैं, वो चर होते हैं P, V, T, S। ठीक है, यानी आपके पास में क्या है, कोई एक निकाय है, निकाय की अवस्था को अपने क्या करते हैं, निकाय की अवस्था को अपने कुछ चरों की सहायता से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और उन चरों को क्या कहा जाता है, ऊष्मागतिक चर कहा जाता है। वो चर कौन से हैं, P, V, T, S है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इन चरों में से किन्हीं दो को तो क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र मान लेते हैं। इन चरों में से किन्हीं दो को तो क्या कर लेते हैं, अपने स्वतंत्र मान लेते हैं, और शेष दो को क्या करते हैं, इनके फलन मान लेते हैं। ठीक है, दो को स्वतंत्र लेते हैं और जो शेष दो है उनको क्या कर लेते हैं, उनको फलन मान लेते हैं, उनको फलन मान लेते हैं। ठीक है, दो को तो स्वतंत्र ले लेते हैं, जैसे P और V को तो क्या कर लिया, स्वतंत्र ले लिया, और T और S को क्या मान लिया, इनके फलन मान लिया। ऐसा अपने इसके अंदर करते हैं। और इनके अलावा अपने क्या करते हैं, इन ऊष्मागतिकी चरों के मध्य ऊष्मागतिकी का जो प्रथम और द्वितीय नियम है उसकी सहायता से क्या करते हैं, अपने संबंध व्युत्पन्न करते हैं। तो आपको पता है कि जो ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो आपके पास में है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वो क्या है, वो है dq बराबर du प्लस dw। dq बराबर क्या है, du प्लस dw। यहाँ से du किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है dq माइनस का dw। और किया गया कार्य dw किसके बराबर होता है, किया गया कार्य dw बराबर होता है PdV के। किसके बराबर होता है, PdV के बराबर होता है। तो dw की जगह मैंने क्या रख दिया, PdV रख दिया है। और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ds क्या होता है, dq बटा t होता है। यानी dq बराबर क्या होता है, TdS होता है। इसे आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर रखोगे dq की जगह, तो ये बनता है du बराबर TdS माइनस का PdV। क्या बनता है, du बराबर TdS माइनस का PdV। ये जो समीकरण है ये क्या कर रही है, ऊष्मागतिकी चर जो है इनके पदों में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त कर रही है। ठीक है,
देखिए ये जो समीकरण है, ये समीकरण आंतरिक ऊर्जा का संबंध दर्शा रही है किसके साथ में, जो ऊष्मागतिकी चर है TSPV। देखिए ये चरों जो आपके पास में चर है, कौन सा P, ये रहा P, ये V, तो ये V, फिर ये T और ये T और ये क्या है S। तो ये समीकरण क्या कर रही है, ये समीकरण आंतरिक ऊर्जा का जो ऊष्मागतिकी चर आपके पास में है उन सभी चरों के साथ में क्या कर रही है, संबंध व्यक्त कर रही है। पर अपने किसी निकाय की संपूर्ण व्याख्या के लिए, अपने किसी निकाय की संपूर्ण व्याख्या के लिए क्या करते हैं, इन चरों के अतिरिक्त भी अपने पास में क्या होते हैं, कुछ चर और होते हैं। यानी इन संबंधों के अलावा या इन चरों के अलावा भी अपने पास में कुछ संबंध और होते हैं, या कुछ फलन बोल सकते हो आप लोग, कुछ फलन और होते हैं। उनको अपने क्या कहा जाता है, उनको अपने कहा जाता है ऊष्मागतिक फलन, और उन्हीं को अपने क्या कहते हैं, ऊष्मागतिक विभव कहते हैं। आई बात सुन बे, यानी अपने पास में क्या है, ये एक समीकरण है जो आंतरिक ऊर्जा का संबंध बता रही है किसके साथ, जो आपके पास में ऊष्मागतिकी चर है उन सभी के साथ में। ये जो ऊष्मागतिकी के चारों चर है इनका संबंध बता रही है किसके साथ में, आंतरिक ऊर्जा के साथ में। परंतु इनके अलावा भी किसी निकाय की संपूर्ण व्याख्या के लिए अपने क्या जरूरी है, निकाय की संपूर्ण व्याख्या के लिए अपने पास में जरूरी है कुछ और ऊष्मागतिकी फलनों की, और उन अन्य ऊष्मागतिकी फलन जो है उन्हीं को अपने क्या कहेंगे, ऊष्मागतिक विभव कहेंगे। वो कौन कौन से है, देखिए इसके अंदर अपने एक तो आता है आंतरिक ऊर्जा जो अपने लिखी रखा है आंतरिक ऊर्जा, एक अपने इसके अंदर आता है एलम वोल्टेज मुक्त ऊर्जा, और एक अपने पास में आती है एंथैल्पी, और एक आती है गिब्स विभव। ठीक है, देखिए कौन कौन से आपके पास में ऊष्मागतिक विभव कौन कौन से है। तो एक तो आपके पास में आता है चार मुख्य ऊष्मागतिकी विभव आपके दिए हुए हैं। इनमें से पहला आता है आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, जिसको लिखते हैं U से। दूसरा आता है एलम वोल्टेज, एलम वोल्टेज मुक्त ऊर्जा, ठीक है, जिसको अपने लिखते हैं F से, फ्री एनर्जी। तीसरी आती है कुल ऊर्जा, या जिसको अपने बोलते हैं एंथैल्पी, कुल ऊष्मा, या जिसे अपने क्या कहा जाता है, जिसको अपने कहा जाता है एंथैल्पी। निकाय की कुल ऊष्मा जो होती है उसे अपने एंथैल्पी कहा जाता है, और H से लिखा जाता है टोटल हीट। और चौथा आता है गिब्स या गिब्स विभव, जिसको अपने लिखा जाता है G से। तो आपके पास में चार ऊष्मागतिकी विभव दिए हुए, पहला है आंतरिक ऊर्जा, दूसरा मुक्त ऊर्जा, तीसरा एंथैल्पी, और चौथा जो है वो क्या है, गिब्स विभव। अब अपने क्या करेंगे, इन चारों को एक एक करके व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, इन चारों के लिए अपने समीकरण निकालेंगे, और इसके अलावा अपने जो मैक्सवेल की चारों समीकरण है वो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। ये चार आपके पास में ऊष्मागतिकी फलन है या विभव है, और इन्हीं से क्या होगी, आपको मैक्सवेल की चार समीकरण प्राप्त होगी। तो अपने सबसे पहला अपने जो टॉपिक आता है वो अपने इसके अंदर टॉपिक आता है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, जो अपने सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। देखिए इसके अंदर जो अपना सबसे पहला टॉपिक है वो है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा सबसे पहला टॉपिक अपना इसमें है आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा देखिए क्या होती है। आंतरिक ऊर्जा का क्या मतलब है, देखिए आपके पास में कोई एक निकाय है, और निकाय को आप लोग क्या कर रहे हो, Q ऊष्मा दे रहे हो। किसी निकाय को आप लोग क्या कर रहे हो, Q ऊष्मा दे रहे हो, और जो आप लोग Q ऊष्मा दे रहे हो, ये ऊष्मा जो है यहाँ पर आपके दो कामों में खर्च हो रही है। एक तो आंतरिक ऊर्जा में, और एक हो रही है कार्य करने में। यानी आप लोग क्या कर रहे हो, किसी निकाय को ऊष्मा दे रहे हो, और ये ऊष्मा जो है वो दो काम कर रही है यहाँ पर। एक तो ऊर्जा में वृद्धि कर रही है, और दूसरा जो है यहाँ पर कार्य के रूप में ये ऊर्जा जो है वो खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये जो अपने ऊष्मा आई है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आंतरिक ऊर्जा। इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं कि आंतरिक ऊर्जा अपने पास में एक इस प्रकार की राशि है जो क्या करती है, जो पथ पर निर्भर नहीं करती है, जो पथ का फलन नहीं होती है, जो किस पर निर्भर करती है, सिर्फ अवस्था पर निर्भर करती है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। कोई भी निकाय है, अगर यहाँ ए से
बी तक जा रहा है और बी से यहाँ पर आ रहा है, तो आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? सिर्फ इस पथ पर निर्भर करती है, ये सॉरी पथ पर नहीं, अवस्था पर निर्भर करती है, प्रारंभिक और अंतिम पर। ये जो पथ है पथ पर निर्भर नहीं करती है। और इसके अलावा आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप पर निर्भर करती है। तो आंतरिक ऊर्जा का सूत्र आप सभी जानते हो, अपने इसे किससे लिखते हैं? आंतरिक ऊर्जा को U से लिखा जाता है। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम dQ बराबर du प्लस dW जो होता है वहाँ से du का मान प्राप्त होता है dQ माइनस का dW, और du जो है वो किसके बराबर आ जाता है? TdS माइनस का PdV के बराबर आ जाती है। तो dQ अपने किसके बराबर है? ये du किसके बराबर है? ये बराबर है TdS और PdV के। ठीक है, किसके बराबर है? TdS और PdV के अंतर के बराबर है। देखिए आप लोगों को इसे लगातार व्युत्पन्न करना है, जैसे वहाँ पर मैंने व्युत्पन्न किया था, यहाँ सीधा इसलिए लिख दिया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे लिखा था। आपको सारी बातें लिखनी है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आपको ये नियम लिखना है, फिर dW कार्य का मान रखना है, कितना होता है? PdV होता है, इसका पक्षांतरण करना है, और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से dQ किसके बराबर होता है? TdS के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आगे अपने यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आंतरिक ऊर्जा U जो है वो किसका फलन है? आंतरिक ऊर्जा U जो है वो S और V का फलन है। आंतरिक ऊर्जा जो है वो किसका फलन है? आंतरिक ऊर्जा S और V का फलन आपको प्राप्त होती है। इस तरीके से आपको 4 फलन बनाने हैं। ठीक है, यहाँ एक बन गया, और आपके पास में जो 3 और विभव है उनके भी फलन आपको प्राप्त होंगे, और ये जो है इसे आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फलन क्या बनता है? U फलन है किसका? S और V का। और ऐसा आपने शुरुआत में पढ़ा था कि किन्हीं दो को तो अपने स्वतंत्र मानते हैं और बचे हुए दो क्या होते हैं? उनके फलन होते हैं। तो यहाँ S और V को अपने क्या मान लिया है? फलन मान लिया है। अब देखिए अपने करते हैं इस समीकरण का आंशिक अवकलन किस किस के सापेक्ष। एक बार तो S को मानोगे आप लोग कांस्टेंट, S को कांस्टेंट मानोगे, और किसके सापेक्ष करोगे? V के सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष। दूसरी बार आप आयतन को क्या करोगे? कांस्टेंट मानोगे, और किसके सापेक्ष करोगे? एंट्रोपी के सापेक्ष करोगे। ठीक है, इस आंशिक अवकलन को करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसे। जैसे आपके पास में ये समीकरण है, ठीक है, एक तो यहाँ पर देख लो कि T और P दोनों अवकलन से बाहर लिखे गए हैं। ये T अवकलन से बाहर है और ये P भी क्या है? अवकलन से बाहर है। तो अपने इसे क्या लिख सकते हैं? अपने डेल U जो है आंतरिक ऊर्जा जो है, आंतरिक ऊर्जा को आपका करना है आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष? S के सापेक्ष और V के सापेक्ष। तो आंतरिक ऊर्जा का आंशिक अवकलन करते हैं अपने किसके सापेक्ष? S के सापेक्ष, और V को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। देखिए आंतरिक ऊर्जा का S के सापेक्ष अवकलन करते हैं और V को क्या मान लिया अपने? कांस्टेंट मान लिया। V यहाँ कांस्टेंट है और S के सापेक्ष अपने क्या कर रहे हैं? इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं। अगर अपने ऐसा करते हैं तो इस समीकरण को आप लोग देखिए, इस समीकरण को अगर देखो तो V को क्या माना गया है? यहाँ कांस्टेंट माना गया है। तो V को कांस्टेंट अगर आप लोग मानते हो तो ये जो लिखा गया है PdV, ये यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और किसके सापेक्ष कर रहे हो? S के सापेक्ष कर रहे हो, तो ds आएगा वो कैंसिल, और क्या बचेगा आपके पास में? सिर्फ T बचेगा। तो डेल U बटा डेल S और V कांस्टेंट रखते हुए क्या प्राप्त होता है? आपको T प्राप्त होता है। और इसी प्रकार आप लोगों को आंशिक अवकलन करना है इसका V के सापेक्ष, किसे कांस्टेंट मानते हुए? S को कांस्टेंट मानते हुए। यहाँ से देखिए अगर S को कांस्टेंट माना जाता है, ये टर्म 0 हो जाती है और आगे से सिर्फ क्या बचता है? माइनस का P बचता है। तो आपके पास में एक तो प्राप्त हो जाता है माइनस का P और एक आपको प्राप्त हो जाता है T। ठीक है, देखिए अपने इसे, ये आपको आंशिक अवकलन के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। इस समीकरण को देखिए और साइड में लिखना है एक बार इसे। मैंने लिखा है du बराबर TdS माइनस का PdV, ये लिखा है। इससे पहले की समीकरण देखिए, इससे पहले ये समीकरण कुछ इसी प्रकार से तो रही होगी। इससे पहले ये समीकरण इसी प्रकार की थी जिसका आपने क्या किया था? अवकलन किया था। यानी ये आपके पास में क्या था? आंतरिक ऊर्जा का मान था और इसका आपने क्या किया था? अवकलन किया था। तो अवकलन आपने जब किया तो तब ये है U du, और ये क्या बना? TdS, और ये क्या बना? माइनस का PdV। यानी यहाँ T को और P को रखा गया था नियत, और S और V का क्या किया गया था? अवकलन किया गया था। अब इसी समीकरण को आप लोग यहाँ काम में ले सकते हो। ठीक है, हालांकि ये काम कंप्लीट रफ में करना है आपको। अगर अपने इसे काम में ले तो देखिए V को क्या मानना है?
कांस्टेंट मानना है। v को अपने इस v को क्या माना, कांस्टेंट माना, v को अपने क्या किया, कांस्टेंट माना, और v को कांस्टेंट मान लिया। और देखिए p तो यहाँ पहले से ही क्या है, कांस्टेंट है, तो आंशिक अवकलन अगर इस टर्म का किया जाए तो क्या होता है, 0 होता है। आपके पास में सिर्फ क्या है, आपके पास में t और s है, यानी जिसका आंशिक अवकलन होना है वो क्या है, t और s है। t आप देखिए बाहर लिखा गया है, t क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है, तो अवकलन से बाहर कोई कब आता है, आपको पता है जब कांस्टेंट है तभी आए। तो यहाँ अवकलन सिर्फ किसका होगा, आंशिक अवकलन s का होगा। और s का किसके सापेक्ष कर रहे हो, s के सापेक्ष कर रहे हो, तो s का अवकलन 1, यहाँ से क्या बचा, आपका t बचा है। ठीक है, अब देखिए आगे ये कैसे आया, तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, s को कांस्टेंट मानना है, s को क्या करना है, कांस्टेंट मानना है। ये जो है s है इसे क्या करना है, कांस्टेंट लेना है। और t देखिए बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहले से ही यहाँ क्या था, नियत था, तभी तो अवकलन से क्या है, बाहर है, इसलिए ये क्या होगा, 0 माइनस का पी वी, माइनस का पी वी, यानी अब आपके पास में सिर्फ कितना है, u माइनस का पी वी है। ये p बाहर है, क्यों बाहर है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर नियत है, तभी ये बाहर है, वरना बाहर हो ही नहीं सकता। तो अब आप क्या करोगे, अब इसका आंशिक अवकलन करोगे। देखो u का आंशिक अवकलन v के सापेक्ष, तो ये डेल u बटा डेल v, s कांस्टेंट है, बराबर ये बाहर और v का कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल v s, और ये आता है माइनस का p। ठीक है, ये आपको आंशिक अवकलन जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब देखिए आगे, यहाँ पर u जो है, u क्या है, एक यथातथ अवकल है, u क्या है, एक यथातथ अवकल है। अपने आगे 4 समीकरण व्युत्पन्न करेंगे, तो एक तो ये व्युत्पन्न होगी, 3 और बचती है, उन सभी को जब व्युत्पन्न करेंगे तो इसी काम को अपने दोबारा करेंगे। ठीक है, 2-3 बार अपने ये काम और करने वाले हैं, तो आगे जब वीडियो बनेगा तो उसमें आप लोग और देख लेना अगर कोई कमी रह जाती है तो देखिए अपने इसे, u क्या है, एक यथातथ अवकल है। यथातथ अवकल कौन सा होता है, यथातथ अवकल वो होता है जो, जैसे ये फलन एस वी है, इस फलन का अगर आप लोग क्या करते हो, u का अवकलन करते हो किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष, और उसके बाद में क्या करते हो आप लोग, v के सापेक्ष करते हो। तो अगर ये यथातथ अवकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप लोग इसे v के सापेक्ष करते हो या आप लोग इसे s के सापेक्ष करते हो। आई बात समझ में, यानी यथातथ अवकलन का मतलब होता है u का आंशिक अवकलन आप चाहे पहले s के सापेक्ष करो या आप पहले v के सापेक्ष करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान जो है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये क्या है, एक यथातथ अवकल है, इसलिए अपने पहले u का s के सापेक्ष किया, फिर किसके सापेक्ष किया, v के सापेक्ष किया, या u का पहले v के सापेक्ष करो और फिर किसके सापेक्ष करो, s के सापेक्ष करो, दोनों में कोई फर्क नहीं आता। तो ये कौन सा अवकलन होता है, ये यथातथ अवकलन होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मान रखना है डेल u बटा डेल s का। ये देखिए ये मान कितना है, t, तो ये आता है डेल v और ये यहाँ t, और अब डेल बटा डेल s, और ये कितना है, डेल u बटा डेल v, और ये आता है यहाँ पर माइनस का p। ठीक है, तो आपके पास में समीकरण क्या बन जाती है, आपके पास में समीकरण बन जाती है डेल t बटा डेल v और माइनस का डेल p बटा डेल s। इसी को अब आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लोग लिख सकते हो डेल t बटा डेल v और बराबर माइनस का डेल p और डेल s, माइनस का डेल p और डेल s। यहाँ s कांस्टेंट रखोगे और यहाँ किसे कांस्टेंट रखोगे, v को कांस्टेंट रखोगे, और ये समीकरण जो है, ये समीकरण 1 ये कहलाती है मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। यानी जो आपके पास में ये समीकरण आई है, इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम संबंध या प्रथम ऊष्मागतिकी संबंध बोल सकते हैं, या मैक्सवेल का प्रथम समीकरण बोल सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। ये क्या है, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण या प्रथम मैक्सवेल संबंध। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रथम मैक्सवेल समीकरण या प्रथम मैक्सवेल संबंध कहा जाता है। इसे प्रथम ऊष्मागतिक संबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम ऊष्मागतिक संबंध, प्रथम ऊष्मागतिक
संबंध। ठीक है, देखिए अपने ये जो टॉपिक किया है इसके बिल्कुल इसके जैसे अपने 2-3 टॉपिक और करने वाले हैं आगे। अपने यहाँ जो किया है बिल्कुल इसके जैसा ही करने वाले हैं, तो जब अपने उन्हें और सॉल्व करेंगे तब आपके ये टॉपिक और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग इन सारी बातों को याद रखो। एक तो ये कि यथातथ अवकल जो है इसका क्या मतलब है, एक आप लोग ये देखो कि ये फलन कैसे बनाना है। ठीक है, किन्हीं 2 को स्वतंत्र मानो और बाकी जो 2 बच गए उनको अपने क्या करना है, फलन मानना है। ठीक है, और ये यहाँ पर आता है यथातथ समीकरण और इससे आपको मैक्सवेल की समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है।